स्वागत है। आज हम जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू में जो कुछ खास सवाल बार बार आते हैं ना, उन पे थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये जानकारी हमें मिले कुछ सोर्सेज से है जो खास तौर पर इंटरव्यू की तैयारी वाले अहम कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करते हैं। हमारा इरादा ये है कि इन कभी-कभी थोड़े मुश्किल लगने वाले टॉपिक्स को आसान बनाएं, ताकि कम टाइम में अच्छी ठोस जानकारी मिल जाए। तो चले शुरू करें। बिल्कुल। और देखिए, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ इंटरव्यू के लिए नहीं है। अगर आपको अच्छी मजबूत जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो इनकी समझ होना वो बहुत जरूरी है। आज हम कुछ खास पॉइंट पर फोकस करेंगे। हाँ, तो सबसे पहले लेते हैं वार, लेट और कॉन्स्ट को। इनमें मेन फर्क क्या है? ये सवाल तो बहुत ही आम है। हाँ, है तो आम, पर इसकी बुनियाद समझना जरूरी है। देखिए, वार जो है वो पुराने स्टाइल का है, फंक्शन स्कोप्ड, मतलब पूरे फंक्शन में कहीं भी उसे एक्सेस कर सकते हैं। जबकि लेट और कॉन्स्ट ये नए हैं और ये ब्लॉक स्कोप पे, यानी वो सिर्फ अपने कर्ली ब्रेसेस वाले ब्लॉक के अंदर ही जाने जाते हैं, उसके बाहर नहीं। ओके, ब्लॉक मतलब वो कर्ली ब्रेसेस वाला दायरा। हाँ बिल्कुल। और कॉन्स्ट का तो नाम ही बताता है, कांस्टेंट। एक बार वैल्यू दे दी तो बस बदल नहीं सकते। और एक बात, आजकल के कोड में वार इस्तेमाल करने से बचने को कहते हैं। क्यों? कोई खास वजह? हाँ, होइस्टिंग की वजह से। होइस्टिंग में क्या होता है, वार वाले डिक्लेरेशन कोड चलने से पहले ही मेमोरी में ऊपर चले जाते हैं। इससे कभी-कभी, खासकर बड़े कोड में, कुछ अजीब अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आ सकते हैं। अच्छा, मतलब लेट और कॉन्स्ट कोड को ज्यादा भरोसेमंद बनाते हैं। एक तरह से हाँ, लेट और कॉन्स्ट भी होस्ट होते हैं, पर उन्हें आप डिक्लेयर करने से पहले यूज नहीं कर सकते। उसे टेम्परल डेड जोन कहते हैं। ये आपको गलती करने से बचाता है। समझ गई। स्कोप की बात हो रही है तो एक और टॉपिक जो अक्सर सिर घुमा देता है, क्लोजर्स। इसे आसान शब्दों में कैसे समझें? क्लोजर, हाँ, ये जावास्क्रिप्ट का एक बहुत ही कह सकते हैं शक्तिशाली फीचर है। आसान भाषा में कहें तो, जब एक फंक्शन अपने बाहर वाले फंक्शन के वेरिएबल्स को याद रखता है। याद रखता है? हाँ, मतलब भले ही वो बाहर वाला फंक्शन अपना काम पूरा करके खत्म हो गया हो, अंदर वाला फंक्शन फिर भी उन वेरिएबल्स को इस्तेमाल कर सकता है। सोचिए, जैसे फंक्शन के पास अपनी एक छोटी सी मेमोरी है, अपना एक बैकपैक है जिसमें उसने जरूरी चीजें रखी हुई हैं। दिलचस्प। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है असल में? कई जगह, जैसे डेटा छिपाने के लिए, मतलब प्राइवेट वेरिएबल्स बनाने के लिए, करिंग में या फिर इवेंट हैंडलर्स में भी ये बहुत काम आता है। अच्छा, प्राइवेट डेटा वाली बात तो काफी काम की लगती है। चलिए, अब एक और छोटी सी पर बहुत कंफ्यूजिंग चीज पर आते हैं, डबल इक्वल बनाम ट्रिपल इक्वल। इनमें क्या फर्क है? छोटी सी लगती है पर कोड में बग ला सकती है। हाँ, बिल्कुल आ सकती है। यहां ध्यान देना जरूरी है, यानी डबल इक्वल्स ये लूज इक्वालिटी चेक करता है। ये क्या करता है, वैल्यूज को कंपेयर करने से पहले उनके टाइप बदलने की कोशिश करता है। इसे टाइप कोवर्जन कहते हैं। जैसे स्ट्रिंग 5 और नंबर 5, इसे डबल इक्वल्स बराबर मानेगा, कहेगा हाँ ये ट्रू है। अच्छा। जबकि ट्रिपल इक्वल्स यानी ट्रिपल इक्वल्स, ये स्ट्रिक्ट इक्वालिटी चेक करता है। ये सख्त है, ये टाइप और वैल्यू दोनों को सख्ती से मिलाता है, कोई टाइप बदलने की कोशिश नहीं करता। तो मतलब 5 और 5 ट्रिपल इक्वल्स के लिए बराबर नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं, वो फॉल्स देगा। इसीलिए कोड में गड़बड़ी से बचने के लिए हमेशा ट्रिपल इक्वल्स इस्तेमाल करना एक अच्छी आदत है। सही कहा, ज्यादातर ट्रिपल इक्वल्स ही इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, कोड ज्यादा प्रिडिक्टेबल रहता है। ठीक है, अब एक बड़ा टॉपिक, जावास्क्रिप्ट का एसिंक्रोनस नेचर। हम जानते हैं कि ये सिंगल थ्रेडेड है, मतलब एक बार में एक ही काम करती है। फिर भी ये नेटवर्क रिक्वेस्ट या टाइमर जैसे काम बिना यूआई को फ्रीज किए कैसे कर लेती है? इसमें इवेंट लूप और एसिंक अवेट का क्या रोल है? हाँ, ये जावास्क्रिप्ट का कह सकते हैं कोर मैकेनिज्म है। इवेंट लूप ही वो जादू है। असल में ये एक सिस्टम है जो लगातार नजर रखता है। इसमें कॉल स्टैक होता है, जहां आपका कोड लाइन बाय लाइन चलता है। फिर होती है कॉल बैक क्यू, जहां सेट आउट टाइम या डॉम इवेंट्स जैसे टास्क इंतजार करते हैं। और एक होती है माइक्रो टास्क क्यू, जो प्रोमिसेस के लिए है, और इसकी प्रायोरिटी थोड़ी ज्यादा होती है। ओके, तो ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं? तो होता यह है कि जब कोई एसिंक्रोनस काम, जिसे एपीआई कॉल, शुरू होता है, जावास्क्रिप्ट उसे ब्राउजर या नोड.जेएस के हवाले करके आगे बढ़ जाता है। कॉल स्टैक ब्लॉक नहीं होता। जब वो काम पूरा होता है तो उसका रिजल्ट या कॉलबैक फंक्शन क्यू में चला जाता है
और इवेंट लूप वो लगातार चेक करता है कि कॉल स्टैक खाली है या नहीं। जैसे ही स्टैक खाली होता है वो क्यू से पहला टास्क उठाकर स्टैक में डाल देता है चलाने के लिए। वाह, मतलब पर्दे के पीछे काफी कुछ चलता रहता है। बिल्कुल। और एसिंक और अवेट वो इसी असिंक्रोनस कोड को लिखने का एक बहुत ही साफ और आसान तरीका है। एसिंक फंक्शन हमेशा एक प्रॉमिस लौटाता है और अवेट कीवर्ड उस प्रॉमिस के पूरा होने तक फंक्शन के एग्जीक्यूशन को वहीं रोक देता है, बिना मेन थ्रेड को ब्लॉक किए। इससे कोड ऐसा लगता है जैसे सिंक्रोनस हो, पढ़ना और समझना बहुत आसान हो जाता है। ये तो बहुत काम का है। अच्छा, एक और चीज जो डेवलपर्स को अक्सर परेशान करती है वो है दिस कीवर्ड। ये आखिर इशारा किसकी तरफ करता है? ये बदलता रहता है ना? हाँ, दिस थोड़ा ट्रिकी हो सकता है शुरुआत में। इसकी वैल्यू इस बात पर निर्भर करती है कि फंक्शन को कॉल कैसे किया गया है, मतलब उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। ग्लोबल स्कोप में ब्राउजर में ये विंडो ऑब्जेक्ट होता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट के मेथड की तरह कॉल किया तो दिस वही ऑब्जेक्ट बन जाता है। और एरो फंक्शंस में वो कुछ अलग करते हैं? हाँ, एरो फंक्शंस का अपना दिस नहीं होता। वो दिस की वैल्यू अपने बाहर वाले यानी लेक्सिकल स्कोप से लेते हैं। ये कॉलबैक्स वगैरह में दिस की कंफ्यूजन से बचाता है। समझ गए, ठीक है। और आखिर में बात करते हैं जावास्क्रिप्ट में इनहेरिटेंस की। सोर्स में प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस का जिक्र था, ये क्या होता है? हाँ, ये क्लास बेस्ड भाषाओं जैसे जावा या C++ से काफ़ी अलग है। जावास्क्रिप्ट प्रोटोटाइप बेस्ड इनहेरिटेंस यूज करता है। इसमें ऑब्जेक्ट्स सीधे दूसरे ऑब्जेक्ट से प्रॉपर्टीज और मेथड्स इनहेरिट करते हैं, क्लास से नहीं। सीधे ऑब्जेक्ट से? हाँ, हर ऑब्जेक्ट का एक इंटरनल लिंक होता है जिसे उसका प्रोटोटाइप कहते हैं, जो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा करता है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर कोई प्रॉपर्टी एक्सेस करते हैं और वो उस ऑब्जेक्ट में नहीं मिलती, तो जावास्क्रिप्ट उसके प्रोटोटाइप में ढूंढता है, फिर उसके प्रोटोटाइप में, और ऐसे ही एक चेन बनती है जिसे प्रोटोटाइप चेन कहते हैं। अच्छा, ये तो एकदम अलग तरीका है इनहेरिटेंस का। हाँ, ये काफी फ्लेक्सिबल है और मेमोरी भी बचाता है कुछ हद तक। तो आज हमने जावास्क्रिप्ट के कई जरूरी कॉन्सेप्ट्स पर बात की। स्कोप और होइस्टिंग में वार, लेट, कॉन्स्ट का रोल, क्लोजर्स की ताकत, डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल का बारीक फर्क। हाँ, और इवेंट लूप का मैजिक, एसिंक अवेट की सहूलियत, दिस की पहेली और अनोखा प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस। ये सब सिर्फ परिभाषाएं नहीं है। बिल्कुल, असली बात ये समझना है कि ये कोड लिखते समय कैसे काम आते हैं और क्यों ये डिजाइन पैटर्न्स इतने महत्वपूर्ण हैं। सोर्स में दिए गए उदाहरणों को खुद चलाकर देखना, उनमें छोटे-मोटे बदलाव करके देखना, उससे समझ और पक्की होती है। सही कहा। तो आखिर में शायद सोचने वाली बात यह है कि इन बुनियादी कॉन्सेप्ट्स की गहरी समझ होना, ये एक डेवलपर को सिर्फ इंटरव्यू क्लियर करने में नहीं, बल्कि असल दुनिया में अच्छी, मजबूत और जटिल एप्लीकेशंस बनाने में कैसे बेहतर फैसले लेने में मदद करती है, इस पर शायद विचार किया जा सकता है।